नेपोलियन बोनापार्ट। उसके अंतर्गत हम लोग उसकी पतन की ओर किस प्रकार से ऐसी कौन कौन सी नीतियां थी जो कि उसको पतन की ओर लेकर गई थी, जिसमें हमने उसकी महाद्वीपीय प्रणाली और पोप से शत्रुता और स्पेन का राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार से उसके लिए एक फोड़ा या घातक सिद्ध हुआ था उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम करते हैं उसके आगे के या जो अन्य ऐसे कौन से कारण थे जो कि उसको पतन की ओर लेके गए थे, जिसमें अगला आता है मॉस्को अभियान कि नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था ने रूस को भी फ्रांस का शत्रु बना दिया। इसके अलावा कुछ अन्य कारण थे जिसकी वजह से दोनों की मैत्री टूट गई थी। पहला कारण रूस के सामंतों का फ्रांस के प्रति विरोध था और फ्रांसीसी क्रांति ने उस देश के सामंतों को विशेषाधिकारों तथा जागीरों से वंचित करके दीनहीन बना दिया था और इससे रूसी सामंतों को बहुत बड़ी ठेस पहुंची और वे अपने राजा पर फ्रांस विरोधी नीति अपनाने का निरंतर जोर डाल रहे थे। महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण रूसी सामंतों को भी इंग्लैंड से आमोद प्रमोद तथा भोग विलासिता का सामान प्राप्त करने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ रही थी। इसके अलावा दूसरा कारण था रूस का जार अलेक्जेंडर। उसे नेपोलियन की मैत्री से जो कुछ लाभ मिलना था वह मिल चुका था और उसने फिनलैंड और डेन्यूब का क्षेत्र ले लिया था। अब और ज्यादा उसे लाभ मिलने की आशा नहीं थी क्योंकि नेपोलियन ने रूस को कुस्तुनतुनिया नहीं देने का फैसला कर लिया था और अलेक्जेंडर को भी ये बात के भय था कि कहीं नेपोलियन पोलैंड के राज्य का पुनरुद्धार न करे। इस स्थिति में उसे भी पोलैंड के अपने प्रदेशों से हाथ धोना पड़ सकता था। परंतु तनाव का मुख्य कारण महाद्वीपीय व्यवस्था ही बताई जाती है कि जर्मनी में इस व्यवस्था को सख्ती के साथ लागू करने की दृष्टि से नेपोलियन ने ओल्डेनबुर्ग की डची को अपने अधिकार में ले लिया था और यहाँ का शासक जार अलेक्जेंडर जो था उसका बहनोई था, अतः जार का नाराज होना जरूरी था या स्वाभाविक था। इसके बाद नेपोलियन ने जार को भी सख्ती के साथ महाद्वीपीय व्यवस्था जो उसका पालन करने को कहा, परंतु जार ने न केवल असंतोषजनक जवाब ही भिजवाया अपितु अपने तटस्थ देशों के जहाजों को रूसी बंदरगाहों में आने के लिए कुछ सुविधाएं जो थी वो भी दे दी, जिससे नेपोलियन जो था बहुत ज्यादा क्रोधित हो उठा और उसने रूस पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया था। और रूस के बारे में कहा जाता है कि एक कहावत है कि वहां पर छोटी सेनाएं तो परास्त हो जाती है और बड़ी सेनाएं भूख से मर जाती है और नेपोलियन जो था वो भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता था। उसने एक विशाल सेना तैयार की जिसमें लगभग 6 लाख सैनिक थे और इतनी बड़ी सेना के लिए आवश्यक सामान जो है वो भी पर्याप्त मात्रा में लेना जरूरी था। मई 1812 ईस्वी में जब सारी तैयारियां पूरी हो गई तो 24 जून को अभियान शुरू हुआ और अपनी परंपरागत शैली के अनुसार रूसी सेना पीछे हटती गई और पीछे हटते समय रूसी लोग अपने खेत और खलियान जो उसमें उनको जलाते गए ताकि शत्रु को अन्न और घास जो वो नहीं मिल सके। और 14 सितंबर को नेपोलियन मॉस्को पहुंच गया और 22 अक्टूबर तक वहीं रहा और अब तक उसको अधिक कठिनाई अथवा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। परंतु अब रूस जो उसमें कड़कड़ाती सर्दी आने लग गई और उसने सैनिकों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया और घास के अभाव में सैकड़ों घोड़े जो थे वो भी मरने लगे और मॉस्को से वापस रवाना होते ही रूसियों ने फ्रांसीसियों पर पीछे से जोरदार आक्रमण कर दिया और हजारों सैनिक रोज मरने लगे और जो बचे थे उनको भरपेट भोजन नसीब नहीं हो रहा था। इस प्रकार से उसे बहुत ज्यादा कठिनाइयां उठानी पड़ी और नेपोलियन अपनी विशाल सेना के केवल 20,000 सैनिकों के साथ वापस आ सका, अर्थात उसके 5,80,000 सैनिक जो थे वो मारे गए और किसी प्रकार का भी लाभ नहीं हुआ था। और रूस के हाथों नेपोलियन की दुर्दशा की कहानी सुनकर दूसरे देश जो थे उनमें भी जोश पैदा हो गया और उन्होंने नेपोलियन के विरुद्ध फिर से हथियार उठाने शुरू कर दिए। अगला आता है लिप्जिंग का युद्ध कि मॉस्को अभियान के तुरंत बाद यूरोप की कुछ शक्तियों ने चौथी बार फ्रांस के विरुद्ध गुट बनाया, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, पर्शिया और रूस इस गुट के प्रमुख सदस्य थे। इंग्लैंड के सेनापति ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने स्पेन के फ्रांसीसी सेनाओं को पराजित कर राजधानी मैड्रिड पर अधिकार कर लिया और जोसेफ बोनापार्ट फिर स्पेन छोड़कर भाग गया। उधर अक्टूबर 1813 ईस्वी में रूस, ऑस्ट्रिया और पर्शिया ने मिलकर लिप्जिंग के युद्ध में नेपोलियन को पूरी तरह से पराजित करके राइन नदी के उस पार
खदेड़ दिया। 4 दिन तक चलने वाला यह युद्ध इतिहास में राष्ट्रों का युद्ध जो उसके नाम से जाना जाता है या फेमस हुआ। इसके बाद भी गुट के सदस्यों ने नेपोलियन को समझौते के लिए इनवाइट किया था, परंतु नेपोलियन ने उनके प्रस्ताव जो उसको स्वीकार नहीं किया। तब रूस और पर्शिया की सेनाएं पेरिस में घुस गई और नेपोलियन को बंदी बना लिया गया और उसे सिंहासन से हटा दिया गया और एल्बा द्वीप में रहने के लिए उसे भेज दिया गया। उसकी सम्राट की पदवी जो उसको कायम रखा और एल्बा द्वीप पर स्वतंत्र शासन भी उसे सौंप दिया गया। इस प्रकार से नेपोलियन को पहली बार भयंकर पराजय और अपमान जो उसका मजा चखना पड़ा था। तो इस प्रकार से उसकी ये जो नीतियां जो थी उसको निरंतर पतन जो उसकी ओर लेकर जा रही थी। अगला आता है वाटरलू का युद्ध कि नेपोलियन की पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों ने बोर्बो वंश के लुई 18वें को फ्रांस के सिंहासन पर बैठाया और फ्रांस के साथ अस्थायी संधि कर ली, और जिसमें यूरोप के सभी प्रमुख देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, और यानी कि वियना जो है उस संधि के का काम जो वियना कांग्रेस को दिया था और उसमें सभी लोग जो वो शामिल हुए। परंतु फरवरी 1815 ईस्वी में नेपोलियन गुप्त रूप से एल्बा द्वीप से भागकर फ्रांस पहुंच गया और सैनिकों को पेरिस की जनता ने उसका बहुत ज्यादा स्वागत किया। लुई 18वां जल्दी से फ्रांस छोड़कर फिर से बेल्जियम भाग गया और नेपोलियन पुनः फ्रांस का सम्राट बन गया और मित्र राष्ट्रों ने तत्काल उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। वेलिंगटन अपनी सेना के साथ पर्शियन सेनापति ब्लूचर से मिलने के लिए चल पड़ा और ऑस्ट्रियन सेना भी राइन की तरफ बढ़ने लगी और नेपोलियन ने अपने शत्रुओं को आपस में मिलने से पहले अलग अलग पराजित करने की योजना बनाई। सबसे पहले उसने ब्लूचर को बुरी तरह से पराजित किया। उधर उसके सेनापति ने वेलिंगटन को रोकने का असफल प्रयास किया। अंत में 18 जून 1815 के दिन वाटरलू के मैदान पर नेपोलियन और वेलिंगटन के मध्य घमासान युद्ध लड़ा हो गया और दोपहर के बाद वेलिंगटन की सेना पस्त होने लगी, परंतु ठीक समय पर पर्शियन सेनापति ब्लूचर अपनी सेना सहित युद्ध मैदान पर जा पहुंचा, जिससे युद्ध का पासा ही पलट गया। अब नेपोलियन की सेना के पैर उखड़ गए और वह परास्त हो गई। नेपोलियन वहां से पेरिस भाग गया, परंतु इस बार पेरिस की जनता ने उसका साथ नहीं दिया और नेपोलियन ने अमेरिका भागने की योजना बनाई, परंतु वह अंग्रेजों के हाथों पड़ गया और अंग्रेजों ने उसे सेंट हेलेना द्वीप में बंदी बना रखा और 6 वर्ष बाद 1821 ईस्वी में आधुनिक संसार के इस महान विजेता तथा रणकुशल सेना नायक जो उसकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट जो उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसी के साथ फ्रांस की क्रांति का इतिहास जो वो भी क्या हो गया, बंद हो गया या समाप्त हो गया था।